हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब मजे में होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन सीरीज हम बना रहे हैं। क्विक रिवीजन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक जो है वो इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, आपने देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, जाके उसमें चेक करिए। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए हमने पूरी प्लेलिस्ट तैयार की है। आज हमारा उसी का दूसरा पार्ट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का दूसरा पार्ट, जो सरफेस टेंशन है उसको हम रिलीज करने वाले हैं। आज हम सरफेस टेंशन की तमाम प्रॉपर्टीज और तमाम बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आइए कहानी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। असल में सरफेस टेंशन का मेजॉरिटी हिस्सा थ्योरी है। क्या क्या थ्योरी पे आपको ध्यान देना है जरा देख लीजिए। तो थ्योरी में आपको कुछ डिफाइन बहुत स्पेसिफिकली लर्न होने चाहिए, लाइक कोहेसिव फोर्स क्या होता है, अडेसिव फोर्स क्या होता है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि सरफेस टेंशन समझाइए ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। और द लास्ट की इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इंप्यूरिटी ऑन सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट है। और बाद में ये एक एक करके ये थियरी सवाल है। मोस्टली हम थियरी तो नहीं डिस्कस करते हैं इसमें, बट फिर भी एक थ्योरेटिकल अप्रोच थोड़ा चीजें मैं आपको समझा देता हूं। याद रहे, इन सारे टॉपिक्स को आपको किताबों से पढ़ना है। मैं यहाँ आपको समझा सकता हूं, बट थोड़ा किताबों का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये करके चलते हैं, एक एक करके चीजों को समझते हैं। सॉरी, एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहली चीज जो कि मैं आपको समझाना चाहूंगा, कोहेसिव फोर्स। सिंपल टर्म्स में समझिए, कोहेसिव फोर्स ये एक अट्रैक्शन फोर्स है। किसके बीच में? तो ये अट्रैक्शन है बिटवीन सेम मॉलिक्यूल के। सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अडेसिव फोर्स, जाहिर सी बात है, इसका थोड़ा डिफरेंट अप्रोच हो जाएगा। इट इज ऑल्सो एन अट्रैक्शन, लेकिन ये अट्रैक्शन किसके बीच में होगा? ये होगा बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल। याद रहे, सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कोहेसिव फोर्स, डिफरेंट के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा अडेसिव फोर्स। ठीक है, आगे नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो नंबर 3 जो है वो है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब बेटा रेंज को ध्यान से समझना, ठीक है। रेंज आप बहुत अच्छे से इस शब्द का मतलब समझते हैं। रेंज का मतलब है दूरी। जैसे मान लीजिए कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एक रिस्पेक्टेड मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी रहेगी उसे कहा जाता है रेंज। यानी द रेंज अप टू विच इस मॉलिक्यूलर का फोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगा, उसी को हम लोग कहते हैं रेंज। समझ में आ गया? चलिए चौथी चीज होगी स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या होगी? स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब ध्यान से समझना बेटा, स्पीयर क्या होता है। तो असल में स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी ये जो रेंज बनाया ना, ठीक है, ये जो रेंज हमने कंसीडर किया है, इसी रेंज को रेडियस मानकर अगर आपने जो स्पीयर बनाया, इसी रेंज को रेडियस मानकर जो आपने स्पीयर बनाया, उस स्पीयर को कहा जाता है स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका मतलब ये वो स्पीयर है यानी जिसमें अगर कोई भी मॉलिक्यूल आता है तो वो इस मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो जाएगा। वो उसका इन्फ्लुएंस, कहते हैं ना, अपना मोहल्ला अपनी गली, जस्ट सही उसका इलाका है ये, जिस मॉलिक्यूल का ये इलाका है, दैट इज स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। सो हमने कोहेसिव फोर्स देख लिया, अडेसिव फोर्स देख लिया, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस देख लिया और स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देख लिया। ठीक, अगली चर्चा करेंगे हम लोग सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी की। तो सरफेस टेंशन के बारे में जान लीजिए कि भाई सरफेस टेंशन क्या होता है। डिफाइन है सारा चीजें, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन, तो मान लीजिए कि लिक्विड का एक टॉप सरफेस है। इस टॉप सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए। वापस में कोई लाइन नहीं है, बस एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो वहां पे कहा जाता है इट इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। लेंथ किसकी?
वो जो इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉ किया है उसकी लेंथ पे जो फोर्स लगता है उसे सरफेस टेंशन कहा जाता है। तो सरफेस टेंशन इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस। Surface tension is a force per unit length of the imaginary line drawn on the surface. This is very very important, surface tension. Is it clear? And the last one जिसकी हम बात करेंगे जिसका नाम होगा surface energy। तो surface energy क्या होता है? surface energy यानी कि surface tension surface tension per unit area is known as surface energy। That is the surface tension per unit area कहा जाता है surface energy। क्या सारी डेफिनेशन क्लियर है? cohesive force attraction between the same molecule, adhesive force attraction between different molecule, range of molecular forces is what? जितनी दूरी तक एक मॉलिक्यूल का रेंज बना रहेगा उसे रेंज ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब है कि इसी रेंज को रेडियस मानकर अगर आप स्पीयर बनाएंगे तो उस स्पीयर के बीच का वो जो स्पीयर में जो इन्फ्लुएंस रहेगा उस मॉलिक्यूल का, दैट इज स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है। सरफेस टेंशन यानी लिक्विड सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए, इमेजिनरी लाइन, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज व्हाट? सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस एनर्जी। क्या डेफिनेशन क्लियर है? आना बोल बालक। चलिए कहानी आगे बढ़ते। नाउ हम डिस्कस करने जा रहे हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 जो है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियरी। बहुत साल ये सवाल पूछा हुआ है आप लोगों से। करना क्या है देखिए, सरफेस टेंशन पर यूनिट मॉलिक्यूलर थियरी। तो आपको किताब में एक डायग्राम दिख जाएगा। कैसा डायग्राम भाई? तो किताब में आपको दिख जाएगा कि ये लिक्विड बनाया हुआ है। ठीक है। इस लिक्विड में 3 पॉइंट लिया गया है। कौन कौन सा 3 पॉइंट? ध्यान से समझिएगा, समझा रहा हूं सवाल को, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा कर रहा हूं मैं। एक पॉइंट मान लेते हैं दिस इज पॉइंट ए, एक पॉइंट यहां मान लिया दिस इज पॉइंट बी, और एक पॉइंट यहां मान लिया दिस इज पॉइंट सी। तो आपको डायग्राम दिखाया गया होगा। ये जो ए पॉइंट है इस पे कुछ इस तरह की लाइनें बनाई गई होगी। ठीक है, इस तरह की। बी पे आपको छोटी छोटी लाइनें ऊपर होगी और कुछ बड़ी बड़ी लाइनें इधर बनाई गई होगी। ठीक है। और सी पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि हर तरफ सेम लाइनें बनाई गई होगी। और बस इसी तीनों चीजों को आपको समझा देना है। क्या समझाना? देखो, एक पॉइंट पे आप देख सकते हो कि सारा का सारा पुल सिर्फ डाउनवर्ड है। इसका मतलब एक पॉइंट कहां जाएगा? इनसाइड में आएगा। कितना पुल है? कहां पुल है? सारा का सारा पुल उसको डाउनवर्ड मिल रहा है। अगर बी पॉइंट पे यानी ए पॉइंट, ए वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? डिस्प्लेस होगा नीचे की ओर, क्योंकि देख सकते हैं सरफेस टेंशन का जो फोर्स है उसे अपनी ओर खींच रहा है और नेट जो फोर्स है वो नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए सारा का सारा मॉलिक्यूल कहां जाएगा? नीचे जाएगा। ठीक है। अगर बी पॉइंट की बात करते हैं तो बी पॉइंट में कुछ फोर्सेस आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर लग रहे हैं, कुछ फोर्सेस छोटे, लेकिन ऊपर के मुकाबले नीचे के फोर्सेस ज्यादा है। मतलब ये कह सकते हो कि नेट फोर्स जो होगा बी पे, जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, नेट फोर्स जो बी पे एक्ट हो रहा है वो कैसा है? डाउनवर्ड है। इसीलिए जो बी है वो भी कहां जाएगा? इनसाइड में जाएगा। ठीक है। नाउ बात करते हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट पे देख सकते हैं चारों साइड एक जैसा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। चारों साइड एक जैसा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। इसका मतलब देयर विल बी नो मोशन, वो कहीं मूव नहीं करने वाला है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सरफेस पे लाई करते हैं तो सरफेस टेंशन इज व्हाट? दो मॉलिक्यूल को आपस में बांध के रखने वाला फोर्स सरफेस टेंशन है। तो जो सरफेस पे है वो भी पुल हो रहा है डाउनवर्ड, जो सरफेस से थोड़ा नीचे है वो भी पुल हो रहा है डाउनवर्ड, और जो इनसाइड द सरफेस है उस पर सारा नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0 लग रहा है। कहने का मतलब यह है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियरी आपको यही चीज समझानी होगी। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। डिटेल थियरी के लिए एक बार बुक में जरूर इस पूरे इस पार्ट को डिस्कस कर लीजिए, पढ़ लीजिए। क्लियर विद दैट? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे हुए सवाल है सारे। अब हम चर्चा करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इफेक्ट में इम्प्यूरिटी की। किसकी बात करेंगे मैं? इम्प्यूरिटी की।
क्वेश्चन नंबर 3। अब भाई साहब इम्प्योरिटी जो है ना वो दो टाइप की होती है। एक जिससे हम लोग कहते हैं सॉल्ड इम्प्योरिटी, नॉट सॉल्ड, सॉल्युबल, सॉरी, ठीक है। तो सॉल्युबल इम्प्योरिटी, और दूसरी जो होगी वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। अब सॉल्युबल इम्प्योरिटी मतलब शायद सी बात है, जैसे पानी में आप नमक घोल रहे हैं, शक्कर घोल रहे हैं, तो नमक का घोलना, शक्कर का घोलना सॉल्युबल हो गया, ठीक है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी मतलब उसी पानी में आपने डिटर्जेंट घोल दिया, सॉल्युबल तो नहीं, अलग फ्लेवर बन, तो ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी वाली बात होगी। तो सॉल्युबल इम्प्योरिटी और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, तो ये ध्यान रखना। इम्प्योरिटी दो टाइप की है, आपको ये चीज समझाना है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी में, कि इम्प्योरिटी दो टाइप की होती है, सॉल्युबल इम्प्योरिटी एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। सॉल्युबल इम्प्योरिटी अगर आप ऐड करते हैं तो आपका सरफेस टेंशन बढ़ेगा। सॉल्युबल इम्प्योरिटी अगर आप ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी आप ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। ये दो चीज आपको याद रखना है कि इम्प्योरिटीज का क्या बिहेवियर होगा भाई। तो सॉल्युबल इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये होगी एक सिचुएशन। बात करते हैं टेम्परेचर की। तो अब बात करने वाले हम लोग टेम्परेचर की। सो टेम्परेचर की कहानी में देखिए, टेम्परेचर की कहानी में मतलब जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर का बढ़ाना मतलब सरफेस टेंशन का कम करना, टेम्परेचर का बढ़ना मतलब सरफेस टेंशन का कम होना, टेम्परेचर का कम होना मतलब सरफेस टेंशन का बढ़ना। याद रहे, यानी आप कह सकते हो कि सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या वाइस वर्सा। तो ये चीजें आपको लिखनी पड़ेगी इस सवाल में कि इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड सरफेस टेंशन क्या है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? नाउ द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन छोटा सा आएगा, 2 मार्क 3 मार्क, 2 मार्क के लिए हार्डली पूछा जा सकता है। दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या कहता है जरा देखेंगे। भाई साहब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पढ़ना है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है देखो, जैसे मान लीजिए कि लिक्विड है, एक प्लेयर ग्लास प्लेट ले लिया, उसमें ये सरफेस डाल दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे सरफेस डाल दिया। अगर आप इस ग्लास में वाटर फॉल कराते हैं, वाटर ड्रॉप फॉल करा रहे हैं तो ऐसा दिखेगा। अगर इसी ग्लास में मर्क्यूरी फॉल कराएंगे तो वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहता है कि इट इज एन एंगल बिटवीन tangent to the curve of free surface of liquid and connected surface के बीच का ये जो एंगल है, this is angle of contact, ठीक है, this is known as angle of contact। और अगेन ये हो गया फ्री सरफेस, और यहां का tangent मारोगे तो ऐसे आएगा। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है, this is angle of contact, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में आपको क्या क्या बातें लिखनी है कि अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है, इसका मतलब सरफेस टेंशन कम है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ऑब्ट्यूज है, इसका मतलब सरफेस टेंशन ज्यादा है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर एक्यूट है तो सरफेस टेंशन कम है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है तो सरफेस टेंशन ज्यादा है। समझ में आ गया? तो ये एक कहानी होगी जिसमें आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझाना होगा। मैं फिर से आपसे एडवाइस करूंगा कि ये सारी थियोरेटिकल क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने जस्ट इसे एक्सप्लेन किया है, प्रॉपर ढंग के लिए आपको बुक को एक बार रीड करना होगा। दीज ऑल आर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? तब चलते हैं इस चैप्टर के डेरिवेशन पे। इज इट क्लियर? सो पहले इसको देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट काम हमें करना यह है कि हमें डेरिवेशन की चर्चा करनी है भाई। तो डेरिवेशन में पहला 2 मार्क्स का सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो करना क्या है, देखो बेटा, करना यह है कि आपको एक ऐसा शेप का एक थिन वायर लेना है, ठीक है, उसके ऊपर एक और वायर उसके ऊपर ऐसे अटैच करना है जो कि मूवेबल हो, ठीक है। सीडी नाम का जो वायर होगा वो मूवेबल होगा। ये पूरे ढांचा को ऐसे उठा के क्या करोगे, सोप सॉल्यूशन में इसको डिप करोगे। कहां पे? सोप सॉल्यूशन में। जब आप सोप सॉल्यूशन में डिप करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो चीज है जो आप देख रहे हो, ये चीज, ये जो वायर जो मूवेबल था,
ये हल्का सा डिस्प्लेस हो जाएगा बाय dx डिस्टेंस, हल्का सा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो आपको बताना है कि भाई वर्क डन निकालिए। अब सिंपल सी बात है, तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो dx। अब ये फोर्स कहां से आएगा भाई, तो सरफेस टेंशन थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है F बाय L। लेकिन छोटा सा नोट जो सभी को याद होना चाहिए कि सरफेस टेंशन फॉर सोप सॉल्यूशन इज T इज इक्वल टू F बाय 2L, यानी कि लेंथ जो होगा वो ट्वाइस हो जाएगा। किसमें, ये चीज स्पेसिफिकली फॉर सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन के लिए जो लेंथ होता है वो ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे अगर फोर्स निकाला जाए तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो फ्रॉम द इक्वेशन फोर्स इक्वल टू 2L। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास वर्क आ जाएगा 2TL इंटू dx, 2TL इंटू dx। अब ध्यान से देखिए कि इसका लेंथ हो गया 2L इंटू dx, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये वाला जो है, अगर मैं इसका एरिया की बात करूं तो एरिया क्या हो गया, 2L इंटू dx इज द एरिया, यानी मैं 2L इंटू dx को क्या लिख सकता हूं, एरिया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, दैट वर्क डन का फॉर्मूला हो गया इज व्हाट, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया दिस इज 2T, दैट इज T इंटू dA, है ना। तो यहां पे आपको सरफेस टेंशन का एक और फॉर्मूला डिराइव होता दिख जाएगा, द सरफेस टेंशन इज वर्क डन पर यूनिट एरिया। क्या हो जाएगा, इट इज वर्क डन पर यूनिट एरिया। पिक्चर क्लियर है। तो ये आपको डेरिवेशन देना है 2 मार्क का, दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, दैट इज वर्क डन पर यूनिट एरिया क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, सरफेस एनर्जी क्या होता है, दैट इज वर्क डन इनटू एरिया दैट सरफेस एनर्जी। ठीक है, पिक्चर क्लियर है ना यार। चलिए, ये हो गया 2 मार्क का डेरिवेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीन समझ में आया। चलिए अगला सवाल, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। अगला सवाल देखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी हम चर्चा करने वाले वो हाइट ऑफ कैपिलरी। हाइट ऑफ कैपिलरी क्या है जरा देखिए। एक कैपिलरी जब आप किसी लिक्विड सॉल्यूशन में डिप करोगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि पानी जो है वो इतना ही चढ़ना चाहिए, लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया कि पानी का लेवल हल्का फुल्का क्या हो गया, राइज हो गया। तो ये जो होता है दिस इज नोन एज कैपिलरी राइज H। ठीक है, दिस H इज नोन एज राइज इन कैपिलरी। ठीक है, दिस H इज नोन एज राइज इन कैपिलरी। ये कैसे निकालते हैं देखिए, ये निकाला जाता है असल में, अगर ध्यान दिया जाए ना तो इसका थोड़ा सा जूम डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। इसका जूम डायग्राम कुछ ऐसा होता है, यहां पे ऐसे फैक्टर काम कर रहे होंगे जिसमें ये एक हो गया, दिस वन इज थीटा। तो ये जो फैक्टर दिख रहा है, ठीक है, सॉरी दिस इज नॉट, तो यहां पे एक फैक्टर ऐसा होता है, एक फैक्टर ऐसा होता है, ये एंगल थीटा हो गया, यहां पे भी इस तरह से थीटा, ये एंगल थीटा हो जाता है। असल में ये होता है आपका टी वो फोर्स है जिससे चीजों को खींचा जा रहा है, ऐसा खींचा जाता है, ये ऐसा वी शेप में ऐसा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये टी फोर्स से खींचा जा रहा है। ठीक है, मेकिंग सर्टेन एंगल। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा टी कॉस थीटा। ये सरफेस टेंशन खींचा जा रहा है, टेंशन इज अ फोर्स जिससे खींचा जा रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं टी साइन थीटा, तो ये हो गया टी साइन थीटा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट हर तरफ है, ये टी साइन थीटा इस टी साइन थीटा को कैंसिल कर रहा है, उसी तरह यहाँ पे टी साइन थीटा यहाँ वाले टी साइन थीटा को कैंसिल कर देगा। सारे टी साइन थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। मतलब केवल एक नेट फोर्स लगेगा, वो लगेगा ऊपर की दिशा में, दैट इज टी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ट्रिक क्या याद रखनी है, यहाँ पे ये याद रखनी है कि जो टी कॉस थीटा है, दैट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टी कॉस थीटा कहां पे लग रहा है, 2 पाई आर, यानी सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल में, ये पूरा सरकमफरेंस में लगेगा ना टी कॉस थीटा, ये सारे टी कॉस थीटा, ये सब टी कॉस थीटा। तो सारे टी कॉस थीटा मिलके कहां लग रहे हैं, सरकमफरेंस में। सारे टी कॉस थीटा मिलके क्या उठाएंगे, वेट। टी कॉस थीटा इंटू टी पाई आर, ये क्या करेंगे, वेट ऑफ लिक्विड उठाएंगे। क्या उठाएंगे, वेट ऑफ लिक्विड। तो टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड। अब देखें जरा, तो टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर
वेट को लिखा जा सकता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, है ना। अभी वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है, तो वॉल्यूम ऑफ, अब ये जो लिक्विड बन रहा है, ये जो लिक्विड बना है ये असल में सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच रो जी, यहां पे हो गया टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। अब देखो बालक, यहां पे आप देख सकते हो आर ने आर को कैंसिल कर दिया, पाई ने पाई को कैंसिल कर दिया, आपको एच निकालना है, तो एच का फॉर्मूला क्या होगा, देखो एच का फॉर्मूला हो गया 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी, ये हो गया एच का फॉर्मूला, दैट इज 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। पिक्चर क्लियर है। बस यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप है इसे ध्यान रखना, दैट वेट ऑफ द कंटेनर, यानी वेट जो है वो बैलेंस किया जाएगा इस तरीके से, वेट टी कॉस थीटा कंपोनेंट इज बैलेंसिंग वेट ऑफ द लिक्विड। बस इतना ध्यान रख लिया तो ये आंसर आपसे बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पिक्चर क्लियर है बॉस। चले अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा रैपिड रिवीजन है, फास्ट लेके जा रहा हूं, एक एक चीजें डिटेल से समझा नहीं सकता, आपको पता है दिस इज नॉट अ डिटेल वीडियो, थोड़ा रैपिड फास्ट क्विक रिवीजन है, क्या करें, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेट्स गो विद द नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ द पार्ट। ये बड़ा छुपा रुस्तम क्वेश्चन है जिसे हम लोग कहते हैं लैपलेस लॉ। ध्यान से देखेंगे, इसे कहा जाता है लैपलेस लॉ। लैपलेस लॉ क्या कहता है कि एक एयर बबल है, ठीक है, मान लीजिए एक एयर बबल है, ठीक है। तो पहले जो एरिया था वो ए होगा, या रेडियस बात करते हैं, तो पहले यहां का रेडियस ले लेते हैं आर, और जो चेंज हुआ दैट इज आर प्लस डेल्टा। तो प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड, ठीक है। सो कहानी कैसे होने वाली, प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड, यानी अगर आप बात करेंगे एक्सेस प्रेशर यानी ज्यादा प्रेशर की, तो एक्सेस प्रेशर कैसे निकलेगा, तो एक्सेस प्रेशर निकलेगा भाई प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, यही निकालना है आपको जनाब, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड। अब ये कैसे निकलेगा, तो यहां पे आपको ट्रिक याद रखनी है, ठीक है, यहां पे आपको ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक है, यू हैव टू कंपेयर टू वर्क डन, कंपेयर टू वर्क डन, दो वर्क डन कंपेयर करना है। कैसे, तो एक वर्क डन यहां निकाल देते हैं, ठीक है, ट्रिक देख लीजिए, एक वर्क डन यहां निकालता है, दैट इज वर्क का फॉर्मूला होता है टी इंटू डी ए, ये एक वर्क डन हो गया, और दूसरा वर्क डन हो गया, दूसरा वर्क डन निकलेगा फोर्स इंटू एरिया से, सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, डेल्टा आर ले लेते हैं। तो ये दो वर्क डन हमें कंपेयर करने हैं, पहला वर्क डन और दूसरा वर्क डन। तो देखें एक एक करके कैसे निकालने वाले हैं। तो पहले वर्क डन के लिए आप देख सकते हैं कि मुझे चेंज इन एरिया चाहिए, तो चेंज इन एरिया क्या हो गया, तो देखो ध्यान से देखना इस डेरिवेशन को, इनिशियल एरिया ए आई क्या लिखेंगे, तो ये स्फीयर है तो एरिया लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फाइनल एरिया विल बी 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, है ना। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये जो टर्म है डेल्टा आर इसे इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि काफी छोटा वैल्यू हो जाएगा, छोटे का स्क्वायर और छोटा हो जाता है, तो इसे इग्नोर कर दिया जाएगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर। ये क्या हो गया, एरिया फाइनल, ये एरिया इनिशियल, ये एरिया फाइनल। अब जरा आप चेंज इन एरिया देखो माइनस करके, तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, जैसे ही आप चेंज इन एरिया निकालने जाओगे तो आपको रियलाइज होगा चेंज इन एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 8 पाई आर डेल्टा आर, क्या हो जाएगा 8 पाई आर डेल्टा आर। तो आप देखिए अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास पहला वर्क डन रेडी हो गया, दैट पहला वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ट्रिक का हिस्सा है। सो देयरफॉर पहला वर्क डन जो आ गया, जो आपको निकालना था वो हो गया 8
पाई आर डेल्टा आर इंटू टी। ये हो गया आपका फर्स्ट वर्क डन। चलिए सेकंड वर्क डन की बात कर लेते हैं। पहला वर्क डन, सेकंड वर्क डन में क्या करना है? सेकंड वर्क डन देखिए, आपको फोर्स चाहिए। फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेस प्रेशर, ठीक है, एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया। अब एक्सेस प्रेशर यानी क्या? पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, और एरिया बोले तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द इवैल्यूएशन, दैट इज एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया। ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल्टा आर, ठीक है। तो ये आपका फोर्स हो गया। अब यार फोर्स ये हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर कर दिया जाए, मान लीजिए सिर्फ इसको फोर्स मान लेते हैं, ये फोर्स हो गया, तो वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया, दैट इज प्रेशर इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क डन। अब यार सिंपल से चीजें जरा ऑब्जर्व करिए तो ध्यान देंगे, ये वर्क डन और ये हो गया आपका दूसरा वर्क डन। कंपेयर मारो जरा, कंपेयर मारोगे तो आप देखोगे एक पाई, यहाँ पे पाई कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आर एक आर से इस आर से कैंसिल हो रहा है, ये डेल्टा आर से कैंसिल हो रहा है। उसके बाद 4, जो यहाँ पे 4 है वो 2 से कैंसिल हो रहा है, मतलब हमारे पास मिल रहा है पी आई माइनस पीओ इज इक्वल टू 2t बाय आर। टी हो गया एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला, जिससे लैप्लास लॉ कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो आपने देखा इतनी सारी थ्योरी है इस चैप्टर में और ये डेरिवेशंस आप लोगों को करने हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, लेकिन प्लीज जैसा मैंने कहा प्लीज शेयर करिए।